जय हिंद बेटा। आज हम समझेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। और चैप्टर नंबर फर्स्ट में बाबू हमारा जो लेक्चर होगा वो आज का पार्ट नंबर 3 है। तो ध्यान से समझेंगे आज के इस लेक्चर को, बड़े ही लगन के साथ यहाँ पर देखेंगे बेटा। और मैं कोशिश करूंगा आपको यहाँ पर बेहतरीन तरीके से समझाने की, नजर सामने होनी चाहिए। सबसे पहले हमने आपको बता दिया था विलेन क्या है, विलेन के प्रकार क्या है, ठीक है। इन सभी का हमने डिटेल डिस्कस कर लिया था। आज की जो हमारी क्लास होगी वो कहां से होगी माय डियर? तो आज की क्लास हमारी शुरू होगी बेटा, आज की जो क्लास है वो है तुल्यांकी भार। तो ध्यान से समझना, तुल्यांकी भार किसे कहते हैं तो नजर सामने होनी चाहिए बेटा। देखिए तुल्यांकी भार, आप माइंड में याद रखना, तुल्यांकी भार किसी भी पदार्थ का आपको तुल्यांकी भार फाइंड करना है बेटा। तो तुल्यांकी भार बराबर होगा अड़भार बटे संयोजकता। जिस किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार आपको फाइंड करना है तो याद रखना तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अड़भार बटे संयोजकता। ओके, यानी कि E बराबर W अड़भार हो गया, या फिर यहाँ पर M भी ले सकते हैं, ठीक है। M अपॉन संयोजकता मतलब वैलेंसी को यहाँ पर V से या N से रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं, इट इज नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ये हुआ किसका फॉर्मूला, तो तुल्यांकी भार का, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब डेफिनेशन क्या हो जाएगी, याद रखना, अड़भार किसी पदार्थ का अड़भार तथा संयोजकता के अनुपात को तुल्यांकी भार कहते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल सी एक लाइन है बेटा, इसे माइंड में याद रखना अच्छे से कि तुल्यांकी भार किसे कहते हैं। क्योंकि आगे आने वाले न्यूमेरिकल में अगर तुल्यांकी भार पूछ रहा है तो तुल्यांकी भार आप जब ही निकाल सकते हैं जब आपको निकालने का तरीका पता होगा। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए ये हमारा क्या होता है, प्रोसेस होती है, मेथड होता है। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि बेटा आप H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालिए, H2SO4 का तुल्यांकी भार बताइए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि H2SO4 का अड़भार कितना होता है। तो सभी बच्चे याद रखेंगे H2SO4 का बेटा अड़भार होता है 98। और इसमें संयोजकता कितनी है तो आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन की भी 2 हो जाएगी और SO4 की भी 2 होती है। तो इसमें 2 का दे देते हैं माय डियर भाग, तो यहाँ पर आ जाता है 49। याद रखना H2SO4 का जो तुल्यांकी भार होता है वो कितना होता है, 49 होता है। इस तरह हम निकालते हैं किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार। तो दैट इज क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, तो देखिए एक लाइन सामने लिखी हुई है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम द्रव्यमान प्रतिशत को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, ठीक है बेटा। तो एकदम एक लाइन की परिभाषा है यहाँ पर, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। और इसे W/W से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात W/W परसेंट बराबर, यहाँ पर बेटा कह रहा है कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, तो यहाँ 100 ग्राम विलयन होगा। विलय के ग्राम द्रव्यमान को क्या कहते हैं, हम यहाँ एक मिनट, ये परसेंट, ये जो 100 है इसे हम W/M × 100, ये हम यहाँ से फॉर्मूला को लगा सकते हैं कि विलय के ग्राम द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इस तरीके से अगर न्यूमेरिकल, देखिए न्यूमेरिकल की क्लास हम आपको एक नेक्स्ट क्लास में देंगे, कंप्लीट क्लास होगी। अभी हम यहाँ पर फॉर्मूलाज पर और टॉपिक्स पर, डेफिनेशंस पर, डेरिवेशंस पर डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। आगे न्यूमेरिकल्स की क्लास को अलग लेके आएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं बेटा आयतन प्रतिशत। तो समझेंगे आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं। एक लाइन लिखी है, 100 ml विलयन में उपस्थित विलय के मिलीलीटर आयतन को आयतन प्रतिशत कहते हैं, राइट। यहाँ पर क्या है बेटा कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलय के मिलीलीटर आयतन को आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसे UV/UV से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, UV/UV परसेंट या परसेंटेज ऑफ UV/UV बराबर यहाँ पर हो जाएगा बेटा 100 ml विलयन में उपस्थित विलय के मिलीलीटर।
आयतन को, तो आयतन वाई आयतन प्रतिशत कहते हैं, तो इसे हम क्या करेंगे, वो भी अब यहाँ पर किसका है, तो बिलियन में उपस्थित, बिले के मिलीलीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा बिले, मतलब यहाँ पर बी ओवीबी बटे वी इंटू 100, और ये होता है इसका फॉर्मूला। तो आप इस फॉर्मूला के माध्यम से इससे रिलेटेड सवाल को कर सकते हैं। मैं आगे नेक्स्ट क्लास में पूरा न्यूमेरिकल डिटेल डिस्कस करूंगा आपके साथ। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाष्प दाब। बेटा ध्यान से समझना, वाष्प दाब किसे कहते हैं। वाष्प दाब का मतलब है कि जैसे आप यहाँ पर एक हमारे हाथ में ये बोतल देख रहे होंगे, बोतल, तो इस बोतल में अगर मैं काफी समय मतलब वाटर भरूं या फिर मतलब पेट्रोल डीजल या कोई लिक्विड मैटर को भरकर कुछ समय के लिए रख दूं, फिर उसका ढक्कन अगर मैं खोलूं कुछ इस तरह, तो थोड़े समय के बाद ही अगर ढक्कन खोलते हैं तो एकदम जैसी आवाज आती है, एक साउंड सुनाई देता है, वही क्या है, वाष्प दाब है। कुछ यहाँ पर परिभाषा मैंने लिख रखी है, आप इसे समझ लेंगे और फिर मैं अभी आपको समझाता हूं कि वाष्प दाब किसे कहते हैं। तो नजर सामने होनी चाहिए आप लोगों की। देखिए क्या होता है कि यदि सपोज एक बोतल है, ये कोई बोतल है, और इस बोतल को, इसमें हमने बेटा जल भर के रख लिया है, जल भरा हुआ है, इसमें जल भरा हुआ है। तो होता क्या है, जल भरकर रख दिया है एक शांत जगह, एक रूम टेम्परेचर पर, जहां पर किसी भी प्रकार की अशांति ना हो। तो यहाँ पर होगा क्या कि कुछ समय बाद जब हम इसका ढक्कन खोलेंगे बोतल का, कुछ इस तरह, मैंने अभी आपको बताया इस तरह, तो एकदम साउंड सुनाई देगा, एकदम जैसी आवाज आती है। यही क्या होता है, वाष्प दाब होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर होता क्या है कि इसकी जो सतह है, इस बोतल की सतह है, ये पानी की जो अणुएं हैं वो इस पर दबाव लगाती हैं, इस पर दबाव लगाती हैं पानी की सतह पर। तो इसी को हम क्या कहते हैं, दाब लगता है बेटा, जिसको वाष्प दाब कहते हैं। जैसे कि आपका सामने परिभाषा लिखी हुई है, किसी द्रव द्वारा वाष्प में परिवर्तित करने के लिए बर्तन पर लगाया जाता है, वाष्प में परिवर्तित करने के लिए बर्तन पर लगाया जाता है, उसे वाष्प दाब कहते हैं। मतलब मैं यहाँ पर एक लाइन शॉर्ट में लिखूं बेटा, आप कंफ्यूज नहीं होना है। क्या बोले, किसी द्रव द्वारा वाष्प में परिवर्तित किसी द्रव द्वारा वाष्प में परिवर्तित होने के लिए द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है। आराम से समझ गए होंगे बेटा, किसी द्वारा वाष्प में परिवर्तित करने के लिए या होने के लिए द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात क्लियर। चलिए, तो ये हुआ हमारा वाष्प दाब। आगे समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तो टॉपिक है नेक्स्ट हमारा बेटा राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, अब राउल्ट का नियम क्या है भाई, तो सबसे पहली बात, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा हमारी इस चैप्टर का, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या है, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। वाष्पशील द्रवों में विलयन के प्रत्येक घटक का, वाष्पशील द्रवों में विलयन के प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। एक लाइन में परिभाषा लिखी हुई है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है, ध्यान से समझना, और यह इजी डेफिनेशन है, आप आराम से याद कर सकते हैं। क्या बोले, तो वाष्पशील द्रवों में विलयन के प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती
होता है। ये किसके अनुसार है? तो बेटा राउल्ट के अनुसार है, राउल्ट के नियमानुसार है। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या कह रही है भाई? वाष्पशील द्रवों में विलयन के प्रत्येक घटक का वाष्प दाब। तो यहाँ पर प्रत्येक घटक का वाष्प दाब जो होगा, अर्थात अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे पहला मैं यहाँ पर ब्लैक का वाष्प दाब मान लूं, जैसे कि कुछ ये P ऑफ A, या फिर मैं P इज प्रोपोर्शनल टू X। प्रत्येक घटक का वाष्प दाब विलय के मोल प्रभाव वो सॉरी वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर क्या है? वाष्प दाब समानुपाती होता है किसके बेटा? तो मोल अंश के। और यही है नियम किसका? राउल्ट का। राउल्ट ने अपने नियम में यही बताया था कि वाष्पशील द्रवों में विलयन के प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। अब घटक तो हम यहाँ पर सबसे पहले विलायक के लिए बात करते हैं। तो चलिए विलायक के लिए आपको पता है विलायक को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? ए से। तो यहाँ पर हो जाएगा P ऑफ A इज प्रोपोर्शनल टू X ऑफ A। अगर विलायक का वाष्प दाब है तो विलायक का मोल अंश भी होगा, यही राउल्ट ने बताया था। अब हम इसे थोड़ा सा मतलब सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? P ऑफ A कल टू P ऑफ A बराबर, यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटा देंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है K और इनटू X ऑफ A। क्या इतनी सी बात समझ रहे हैं सभी बच्चे? ठीक है। अब हम इसको समीकरण 1 का नाम दे देंगे बेटा। तो ये अब नेक्स्ट करेंगे बेटा शुद्ध विलायक के लिए। शुद्ध विलायक के लिए तो शुद्ध विलायक के लिए क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर जो P ऑफ A देख रहे हैं ये हो जाता है P नॉट A के बराबर, और X ऑफ A बराबर होता है 1। वैल्यू उठाएंगे और समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 1 से बेटा वैल्यू उठा के रखिए। P ऑफ A की जगह P नॉट A बराबर X ऑफ A की जगह रख देंगे बेटा K इंटू 1। तो ये आ जाएगा K बराबर P नॉट A। अब हम P नॉट A ये जो K बराबर आया है ये भी वैल्यू उठाएंगे और ये समीकरण 1 में पुटअप कर देंगे। तो समीकरण 1 से क्या आ जाएगा माय डियर? तो आप ध्यान से समझना, यहाँ पर P ऑफ A बराबर K की जगह रखेंगे तो बेटा P नॉट A और X ऑफ A, ये आ जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत भाई? यहाँ तक ये आ जाएगा हमारा P ऑफ A बराबर P नॉट A इंटू X ऑफ A। इसी प्रकार ये किसके लिए है? तो विलायक के लिए है। इसी प्रकार विलय के लिए, तो विलय के लिए क्या हो जाएगा बेटा? विलय के लिए P ऑफ V बराबर P नॉट V इंटू X ऑफ V, ये हो जाएगा विलय के लिए। ठीक है, विलायक के लिए P ऑफ A बराबर P नॉट A इंटू X ऑफ A, और विलय के लिए P नॉट B बराबर P ऑफ V बराबर P नॉट V इंटू X ऑफ V। दैट क्लियर यहाँ तक? सही है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि कुल मोल प्रभाज कितना होता है। ओके, तो चलिए बेटा यहाँ पर स्लाइड क्यों नहीं दिया है? एक्स्ट्रा स्लाइड समझते हैं बेटा। कुल मोल प्रभाज तो कितना होता है, ध्यान से समझेंगे, क्योंकि नाउ मतलब अब, क्योंकि P ऑफ A प्लस P ऑफ V बराबर P ऑफ V बराबर होता है बेटा 1। या फिर हम बात करें कि P ऑफ A प्लस P ऑफ V बराबर X। X क्या है यहाँ पर बेटा? तो मूल अंश है। सही है, ये भी आप याद रखेंगे। तो हम अगर इसे इतना ही रखें, यहाँ पर P ऑफ A की वैल्यू रख दें, P ऑफ V की वैल्यू रख दें, तो इसलिए यहां से हो जाता है X बराबर P ऑफ A कितना बेटा? P नॉट A इंटू X ऑफ A प्लस PV कितना है बेटा? P नॉट V इंटू X ऑफ V। यहां से हम जब वैल्यू रख देंगे तो कुछ ये आ जाएगा। आगे भी सॉल्व कर सकते हैं इसे। आगे कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर x का मान रख देंगे,
तो आगे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से एक्स भी निकाल सकते हैं, एक्स ऑफ भी निकाल सकते हैं और भी कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन याद रखेंगे आप एक पॉइंट जो कि कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में। क्या? तो बताइए कुल मोल प्रभाज कितना होता है। तो सभी बच्चों को याद रखना है माय डियर कि कुल मोल प्रभाज 1 होता है, इसीलिए यहाँ पर x ऑफ a प्लस x ऑफ b बराबर 1। ओके, मतलब अर्थात या अतः x बराबर 1 होता है, मतलब x बराबर x ऑफ a x ऑफ b बराबर 1 या x बराबर 1। कुल मोल प्रभाज की वैल्यू कितनी होती है? तो 1 के बराबर होता है। सब बच्चों को इतनी बात याद रखनी है, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत यहाँ तक? सभी याद रख लेंगे। चलिए, तो इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कुछ कर दो, क्या सर्च कर रहे हैं? अनुसंख्यक गुणधर्म, इसे बोलते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म। अनुसंख्यक गुणधर्म, सही है भाई? अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं? तो एक लाइन की डेफिनेशन, विलयन के वे गुण जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हो उन्हें अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक लाइन में, आप ध्यान से समझ लेंगे क्या लिखा हुआ है। तो विलयन के वे गुण जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, बोर्ड एग्जाम के लिए 100% एग्जाम में आती है। तो अभी तुरंत 3 स्टार लगा लेंगे सभी बच्चे, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आए और आपसे बाहर ना जाए, आपसे ना बच पाए, आप उसे तुरंत करते हैं। तो चलिए, अनुसंख्यक गुणधर्म विलयन के वे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। फाइनल आप आराम से बता सकते हैं सर, विलयन के वे गुण जो अणुओं की संख्या, विलय के अणुओं की संख्या पर, विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। जैसे हिमांक अवनमन नंबर 1, क्वथनांक उन्नयन नंबर 2, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन नंबर 3 और परासरण दाब नंबर 4। 4 अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। सबसे पहला बेटा हिमांक अवनमन, दूसरा क्वथनांक उन्नयन, तीसरा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और चौथा परासरण दाब। अब इन चारों पॉइंट्स पर डिटेल डिस्कस करेंगे बारी बारी से, टू दी पॉइंट। तो आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह इससे भी कई अच्छी क्लास, बहुत बेहतरीन क्लास, बिंदास क्लास देने की कोशिश करेंगे। तो आज आप इतना रिवाइज कर लीजिए पूरा, और वीडियो को लाइक कर देंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और वीडियो को शेयर भी कर देंगे, और पढ़ते रहेंगे सभी बच्चे मन लगा के। जय हिंद, धन्यवाद।